हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टैंडर्ड टेस्ट के विषय में पढ़ा था और आज हम टीचर मेड टेस्ट के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, क्या गुण होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं, कितने उद्देश्य होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। और आज की हम वीडियो में टीचर मेड टेस्ट के विषय में पढ़ेंगे कि इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस होती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि शिक्षक समय समय पर अपने छात्र की परीक्षा लेकर अपनी तथा छात्र की सफलता का ज्ञान प्राप्त करता है। टीचर ये देखना चाहता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, कितना उनकी समझ में नहीं आया है। ये एग्ज़ाम लेने से पता चल जाता है। इससे उसे अनेक छात्रों को प्रेरणा देने में सहायता मिलती है और छात्रों की योग्यता के बारे में अपनी निश्चित धारणा भी बनाने में सफल रहता है। यानी कि जब वो एग्ज़ाम्स में देखता है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितने नंबर प्राप्त कर रहा है, उसे कितना स्कोर आ रहा है, तो उससे वो ये पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट क्लास है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। इस तरह से वो अपना आप एक निश्चित धारणा बना लेता है कि ये बच्चा इस स्टैंडर्ड का है। इतना ही नहीं, अध्यापक को स्वयं भी अपनी कमियों और क्षमता को ज्ञान हो जाता है। जब वो बच्चे की परफॉर्मेंस देखता है, किसी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आधार पर यह समझ में आ जाता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टीचर को पढ़ाने में कोई कमी होती है तो वो उन कमियों में सुधार करता है, फिर बच्चे के अकॉर्डिंग अपना टीचिंग मटेरियल बनाता है। ये परीक्षाएं विभिन्न विषयों के लिए तैयार की जाती हैं और इन परीक्षाओं का निर्माण विधि निबंधात्मक परीक्षा और मानकीकृत उपलब्धि प्रश्नों से भी अलग होता है। ये परीक्षाएं जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं ये वस्तुनिष्ठ होते हैं लेकिन प्रमाणीकृत नहीं होते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट, यानी इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, ये परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं का एक सुधारात्मक रूप है। इन परीक्षा का उद्देश्य निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करके छात्रों की वास्तविक योग्यता का जांच करना होता है। निबंधात्मक प्रश्न ऐसे टाइप एग्जाम्स में क्या होता है कि बच्चे को लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उसका जिसका जो मन करता है वो उसमें लिखता है, वो कितना ही बड़ा करके लिख सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे की पूरी नॉलेज देखी जाती है, उसके लिए बच्चे को पूरा पढ़ना पड़ता है और इससे बच्चे का जो ज्ञान है उसके विषय में अच्छे से पता चल जाता है। सेकंड पॉइंट, इन परीक्षाओं के माध्यम से इस तथ्य की जानकारी हो जाती है कि अध्यापक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुआ है। यानी कि अगर वो जो पढ़ा रहा है बच्चे की समझ में आ रहा है और जो टीचर बच्चे से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है उसका आंसर फटाफट मिल रहा है, तो इससे टीचर को पता चल जाता है कि जो बच्चे को ज्ञान दे रहा है उससे ज्ञान कहाँ तक सार्थक है या नहीं है। थर्ड पॉइंट, निदानात्मक दृष्टि से इन परीक्षाओं का बड़ा महत्व है। ये परीक्षा जहाँ एक और अध्यापक को ये संकेत देती हैं कि उसके शिक्षक करने में कहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई है, वहीं ये छात्र को आभास करा देती हैं कि उसे कौन सी विषय वस्तु ठीक से समझ में नहीं आई है। यानी कि ये जो विषय वस्तु है, जो ये परीक्षाएं हैं, वो टीचर की कमियों को तो बताते हैं, साथ साथ वो स्टूडेंट की कमियों को भी बताते हैं कि स्टूडेंट की कमी कहाँ है और वो कहाँ ठीक से नहीं समझ पा रहा है। फोर्थ पॉइंट, अध्यापक सीमित विषय वस्तु का मूल्यांकन सफलतापूर्वक कर लेता है। फिफ्थ, ये परीक्षा अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के अवसर प्रदान करती हैं। यानी कि टीचर मेड टेस्ट जब टीचर बनाते हैं तो वे अपने विषय वस्तु के ज्ञाता होते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं। टीचर मेड टेस्ट केवल वही बना सकते हैं जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें टीचर मेड टेस्ट बनाने के लिए अपने सब्जेक्ट की नॉलेज में पूर्णतः परिपक्व होना चाहिए। 6 पॉइंट, ये परीक्षाएं अनवरत मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 7 पॉइंट,
इन परीक्षाओं को कम समय में आसानी से तैयार किया जाता है। साथ ही इन परीक्षाओं को तैयार करने में अध्यापक को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त उद्देश्य के अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। ये परीक्षाएं मानकीकृत नहीं होती हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती हैं। इन परीक्षाओं के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऐसा टाइप नहीं होते हैं। ये परीक्षाएं किसी भी विशेष शिक्षक द्वारा निर्मित की जा सकती हैं, यानी कि इन परीक्षाओं को चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, वो टीचर मेड टेस्ट बना सकता है। इन परीक्षाओं में प्रश्नों के विभिन्न रूपों का समावेश आसानी से किया जा सकता है, यानी कि केवल एक ही प्रकार क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जब तुम टीचर मेड टेस्ट बना रहे हो तो उसमें ऐसे टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, सभी टाइप के क्वेश्चंस का समावेश होना चाहिए। परीक्षा में प्रश्न संक्षिप्त एवं अधिक संख्या में सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये परीक्षाएं परीक्षक की मनोवृत्ति के प्रभाव से पूर्णतः परे रहती हैं और ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस का कुछ ही पार्ट उठा लिया और उससे हमने क्वेश्चन पेपर बना दिया। नहीं, जो हम टीचर मेड टेस्ट बनाते हैं ये संपूर्ण जो पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, उसको लेकर ही हम इन परीक्षा का निर्माण करते हैं। अब आता है अध्यापक निर्मित परीक्षाओं का निर्माण। शिक्षक निर्मित परीक्षाओं का निर्माण करते समय सर्वप्रथम विषय शिक्षक जिस कक्षा के लिए परीक्षा का निर्माण करना चाहते हैं उसके विस्तृत पाठ्यक्रम से उन टॉपिक्स का चयन करता है जिन पर उन्हें प्रश्नों की रचना करनी है, यानी कि उस कंप्लीट सिलेबस देखता है, उससे उन टॉपिक को चुनता है जिन पर वो प्रश्नों का निर्माण करेगा। फिर वह विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रचना करता है। ये प्रश्न अत्यंत ही संक्षिप्त यानी शॉर्ट टाइप के बनाए जाते हैं। इनके सरल से कठिन के रूप में निश्चित क्रम में रखा जाता है और शिक्षक इन परीक्षा में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का समावेश करता है, जैसे रिकॉल टाइप, रिकॉग्नाइजेशन टाइप, सिंपल रिकॉल टाइप, कंप्लीशन टाइप, अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस टाइप, मैचिंग टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉजी और लॉजिकल सिलेक्शन टाइप। इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस का वो अपने जो टीचर मेड टेस्ट है उसमें समावेश करता है, जिससे कि वह विषय संबंधी योग्यता को नापने के साथ साथ उसके प्रयोगात्मक उपयोग में भी सहायक सिद्ध हो सके। साथ ही प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधि रूप में करता हो, यानी कि पूरा पाठ्यक्रम उसमें इंक्लूड किया गया हो। ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिट पे हमने पूरा प्रश्न पत्र बना दिया है। उस सिलेबस में जितनी यूनिट होती हैं सारे यूनिट को इंक्लूड करना आवश्यक होता है। इसके बाद फिर आता है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्रश्न की भाषा सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की समझ में आ जाए, बच्चा उस प्रश्न के अर्थ को समझ सके। सेकंड, प्रश्नों की भाषा जानबूझकर उलझाने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आप ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो बच्चे की समझ में नहीं आ रही है, बच्चा बहुत कन्फ्यूज हो रहा है, तो सारा टाइम से उन्हीं प्रश्न को पढ़ने में निकल जाएगा, वो उसका आंसर नहीं लिख पाएगा। थर्ड, प्रश्नों की भाषा हो पाठ्यक्रम जैसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें सिंपल लैंग्वेज रखनी चाहिए जो कि बच्चे की समझ में आ जाए। फोर्थ, द्विअर्थी यानी डबल मीनिंग प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए, केवल एक ऐसे प्रश्न रखने चाहिए जिसका एक ही मीनिंग निकलता हो। फिफ्थ पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर प्रश्न में ही निहित नहीं होने चाहिए। प्रश्न बनाते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो हम बच्चे से उसका आंसर पूछना चाह रहे हैं वो उसी प्रश्न में उसका आंसर दे रखा हो। उसके बाद आता है सप्लाई टाइप, यानी कि इसको रिकॉल टाइप भी कहते हैं। प्रत्येक स्मरण प्रश्नों द्वारा बालक की स्मरण शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो सिंपल रिकॉल टाइप और सेकंड आते हैं कॉम्प्लीशन टाइप। सिंपल रिकॉल टाइप में क्या होता है, छात्र से साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं
और उनका उत्तर छात्रों को निश्चित रिक्त स्थान पर लिखना पड़ता है। जैसे कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो फिर इसका आंसर दिएगा बच्चा कि कितना होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल रिकॉल टाइप में पूछे जाते हैं, जबकि कॉम्प्लीशन टाइप में क्या होता है, इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न में एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है और परीक्षार्थी को सोचकर उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 12, 24, 36। अब आगे फिलअप छोड़ दिया है, फिर इसके आगे लिखना होगा क्या आएगा। जैसे 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, तो बच्चा लिखेगा। इसी टाइप के ये और एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर इसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन टाइप। इस प्रकार के प्रश्न में कुछ कथन दिए होते हैं जो एक ही प्रश्न के संभावित उत्तर होते हैं और परीक्षार्थी इनमें से शुद्ध या सर्वोत्तम उत्तर को छांटकर उस पर निशान लगाता है। इसके बाद आता है अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दिए होते हैं जो सही होते हैं, गलत होते हैं, यानी कि इसमें ट्रू फॉल्स दिए होते हैं। बच्चा टिक करता है ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, फिर बच्चा उसका क्वेश्चन को पढ़ता है, फिर जो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होता है उस ऑप्शन को टिक कर देता है। इसके बाद आता है मैचिंग। मैचिंग में क्या होते हैं, 2 कॉलम दिए होते हैं, बाएं स्तंभ में कुछ अधूरे प्रश्न दिए होते हैं, दाएं स्तंभ में कुछ उत्तर दिए रहते हैं। परीक्षार्थी को सही जोड़ा बनाना होता है और मिलान करना होता है। परीक्षा बहुनिर्वाचन परीक्षा का संशोधित रूप होती है। फिर इसमें क्या करता है, कॉलम ए को कॉलम बी से बच्चा मैचिंग करता है कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसका जो आंसर होता है उससे उसको मैच कर देता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन टाइप। इस प्रकार की परीक्षा में कुछ ऐसे शब्दों या वस्तुओं का समूह परीक्षार्थी के समक्ष रखा जाता है जिनमें से केवल एक शब्द असंगत अथवा बेमेल होता है। यानी कि जैसे यहाँ दे रखा है कि ब्याज दर, मूलधन, औसत, मिश्रण, समय आदि। अब इसमें जो बेमेल शब्द है उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। जैसे सेकंड में दे रखा 2, 5, 8, M 13, 17, 20। बाकी सब क्या है, काउंटिंग नंबर दे रखे हैं और M क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ अल्फ़ाबेट क्या है, ओड नंबर है और अलग बेमेल शब्द है तो उसको सर्कल कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है एनालॉजी टाइप। इस प्रकार के प्रश्न गणित के समानुपात पर आधारित होते हैं। समानुपात में जिस तरह पहले 2 अंकों में से जो अनुपात होता है ठीक वही अनुपात बाद के 2 अंकों में होता है। जैसे कि पहला क्या है, फर्स्ट और सेकंड है, फिर 50, 100 है, यानी डबल हो रहा है। ऐसे आकाश क्या होता है, नीला होता है, घास कैसी होती है, हरी होती है। इस टाइप से दिए होते हैं। इसके बाद आता है अध्यापक निर्मित परीक्षाओं का प्रशासन। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीचर मेड, यानी कि बच्चा उस टेस्ट को कैसे अप्लाई करता है। तो उसके लिए क्या करता है, पहले टीचर मेड टेस्ट के लिए एक पुस्तिका में छपवाई जाती है जिसके कवर पेज पे परीक्षार्थी का नाम, आयु, कक्षा और आवश्यक निर्देश छपे होते हैं। फिर छात्र को समय उनकी पूर्ति करनी होती है। जो वहाँ दे रखे होते हैं नाम, आयु, कक्षा, वो बच्चा खुद फिल करता है और फिर प्रश्न का पेज खोलते हैं। उसके अंदर निश्चित क्रम में प्रश्न दिए होते हैं। छात्र बिना अनुमति के इसको नहीं खोलता है, हल करना शुरू नहीं करता है। जब टीचर कहता है तभी वो उसको स्टार्ट करता है। और अध्यापक क्या करता है, सही परीक्षार्थी को एक कक्षा में बिठाकर प्रश्न की एक एक प्रति उन्हें बांट देते हैं तथा उन्हें पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर छपे आवश्यक निर्देश पढ़ने के लिए कहा जाता है। जो एंट्री दी होती है उसको फिल करने के लिए कहा जाता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बच्चा टीचर से पूछ सकता है, फिर टीचर से उसको समझा देते हैं। और उसके बाद में परीक्षा का उत्तर लिखने को कहा जाता है तथा अध्यापक उनके कार्य का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण करते हैं। और जब परीक्षा की अवधि समाप्त हो जाती है, इसकी टाइमिंग ओवर हो जाती है, तो क्या करते हैं, टीचर उन जो पुस्तिकाएँ हैं उनको एकत्रित कर लेते हैं और प्रत्येक उत्तर पुस्तिका का वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से पूर्व यदि अध्यापक स्पष्ट स्कोरिंग की तैयार कर लेते हैं तो उस स्कोरिंग की से उनको आसानी से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो करेक्ट आंसर दिया है वो सही है या गलत है। फिर
इसके बाद अध्यापक निर्मित परीक्षाओं की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ टीचर मेड टेस्ट की सीमाएं क्या होती हैं। इसकी अध्यापक निर्मित परीक्षाओं की विभिन्न विशेषता के बावजूद इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ये परीक्षाएं विद्यार्थी की उच्च मानसिक योग्यता का मापन करने में असमर्थ रहते हैं। इनमें मात्र छात्र ज्ञान के ऊपरी तथ्य की परीक्षा होती है, यानी कि बच्चे की मेंटलिटी का नहीं पता चलता है कि इसकी मेंटलिटी कैसी है, वो कितना ज्ञान है कितना नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे के ये इजी पेपर है तो बच्चा सॉल्व कर लेगा, अगर टफ है तो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये परीक्षाएं किसी विषय के पूर्ण ज्ञान की परीक्षा नहीं कर पाती हैं। इन परीक्षाओं से ये नहीं पता चल पाता है कि बच्चा अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कंप्लीट नॉलेज रखता है या नहीं रखता है। थर्ड, इन परीक्षा में परीक्षार्थी को अनुमान से उत्तर देने के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं, यानी कि अगर बच्चे को नहीं आता है तो वो उसमें तुक्का भी लगा सकता है। फोर्थ, इन परीक्षाओं का निर्माण करना सरल कार्य नहीं है। अध्यापक को विशेष पर इस प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। फिफ्थ, कभी कभी परीक्षार्थी इन परीक्षाओं की प्रकृति से भली भांति परिचित न होने के कारण विषय संबंधी योग्यता रखते हुए अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कभी कभी ये होता है कि जो प्रश्न बच्चे को आते हैं वो उसमें नहीं होते हैं और वो बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ होते हुए भी प्रमाणीकृत नहीं होती हैं, यानी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती हैं। होने के कारण परीक्षा की मनोवृत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अतिप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। 7, इन परीक्षाओं के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं हो पाता है। एंड लास्ट पॉइंट, इन परीक्षाओं के द्वारा बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों को जानना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं या शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चे को किस चीज़ में कम ज्ञान है, उसको नॉलेज कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं पता चल पाता है। अब आती हैं इसकी सीमाएं। इसके 8 पॉइंट बता दिए। 9 पॉइंट है, ये परीक्षा अध्यापक को भाषारूप प्रतीत होते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में नकल की अत्यधिक संभावना रहती है। आज की वीडियो में इतना ही है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट में क्या अंतर होता है। धन्यवाद।